स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी स्पेस जंक यानी स्पेस में बिखरे मलबे की। पिछले दिनों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट के मलबे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाए गए। इस मलबे में मीटियोराइड जैसे नेचुरल पार्टिकल्स और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड पार्टिकल्स दोनों ही शामिल हैं। आर्टिफिशियल मलबे को ऑर्बिटल डिब्रिस भी कहा जाता है। इसमें नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, अबेंडन्ड लॉन्च व्हीकल स्टेजेस, मिशन रिलेटेड डिब्रिस और फ्रेगमेंटेशन डिब्रिस शामिल होते हैं। ऑर्बिटल डिब्रिस के स्टेटस की बात करें यानी ये आते कहाँ से हैं, तो जैसा कि इनके नाम से ही लग रहा है कि ये उन रॉकेट्स के मलबे होते हैं जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है। स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स की संख्या 10,000 से ऊपर है। इनमें एक्टिव सैटेलाइट्स तो हैं ही, वो सैटेलाइट्स भी हैं जो इनएक्टिव हैं, लेकिन अर्थ की ऑर्बिट में मौजूद हैं। मार्च 2023 तक अर्थ की ऑर्बिट के चारों ओर घूमने वाले यानी परिक्रमा करने वाले करीब 14,000 मलबे में से करीब 35% हिस्सा सोवियत संघ यानी रशिया से, 31% अमेरिका से और 29% चाइना से आया है। यही नहीं, 2007 में चाइना के एंटी सैटेलाइट टेस्ट के दौरान निकले मलबे के 2700 से ज़्यादा पीसेज अभी भी ऑर्बिट में मौजूद हैं। इस टेस्ट को सिंगल वर्स्ट कंटामिनेशन ऑफ स्पेस इन हिस्ट्री कहा गया है। भारत के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो बहुत कम है, सिर्फ 0.5%। भारत ने 2019 में A-SAT मिसाइल की टेस्टिंग करके प्रॉब्लम को थोड़ा बढ़ा दिया था, जब लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में एक लाइव सैटेलाइट को टारगेट किया गया। इसकी वजह से ऑर्बिटल डिब्रिस में 400 पीसेस बिखर गए थे। हालांकि भारत के परीक्षण के सभी ट्रैकेबल डिब्रिस बाद के वर्षों में अर्थ में फिर से एंटर कर चुके हैं, लेकिन 2001 में PSLV C3 के 4th स्टेज के ब्रेकअप से बने 50 से ज़्यादा पीसेस अभी भी ऑर्बिट में मौजूद हैं। अब ये मलबे वहाँ क्यों पड़े हैं और कैसे पड़े हैं, थोड़ा इसके रीजंस के बारे में भी जान लेते हैं। स्पेस में ह्यूमन जर्नी की शुरुआत 1957 में तब शुरू हुई जब सोवियत यूनियन, जो आज का रूस है, उसने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। तब से अब तक हज़ारों रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनके ज़रिए कई सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशंस स्पेस में भेजे गए हैं। उनमें से सभी आज एक्टिव नहीं हैं और न ही वो सभी अर्थ पर वापस लाए गए हैं, बल्कि उनमें से कई और उनके पार्ट्स मसलन नट बोल्ट्स जैसी चीज़ें अभी भी स्पेस में कबाड़ यानी मलबे के रूप में वहाँ मौजूद हैं और इन्हीं को स्पेस जंक कहा जाता है। हाल के दिनों में रॉकेट लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ी है और उनके ज़रिए स्पेस में ले जाए गए पेलोड्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से स्पेस जंक की प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर होती गई है। खासकर स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज द्वारा इंटरनेट एक्सेस के लिए हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बाद 2022 में 2160 से ज़्यादा चीज़ों को स्पेस में लॉन्च किया गया। जाहिर है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण देखते देखते स्पेस में रॉकेट बॉडीज़ और फ्रेगमेंटेड डिब्रिस भी खूब जमा होते गए। सैटेलाइट लॉन्चिंग की वजह से जहां अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली बॉडीज़ की संख्या बढ़ती है, वहीं फ्रेगमेंटेड डिब्रिस का जमाव ज़्यादातर कोलिजन्स और एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की वजह से बढ़ता है। वैसे क्यूबसैट जैसे सस्ते और छोटे सैटेलाइट्स और कैसलर सिंड्रोम की वजह से भी स्पेस जंक में अभी और बढ़ोतरी होगी। कैसलर सिंड्रोम का मतलब एक ऐसे सिनेरियो से है जब लो अर्थ ऑर्बिट में इतना ज़्यादा स्पेस जंक जमा हो जाता है कि अक्सर स्पेस कॉलिजन्स होने लगते हैं। इसे यानी कैसलर सिंड्रोम को कोलिजनल कैस्केडिंग या एब्लेशन कैस्केड भी कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैसलर ने 1978 में बताया था। डिब्रिस के कॉलिजन से और ज़्यादा मलबा जमा होता है और एक तरह से ये चेन रिएक्शन सी बन जाती है और मलबा लगातार जमा होने लगता है। यदि ऐसा होता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि स्पेस अनयूजेबल हो जाएगी, यानी ये किसी काम की जगह नहीं रह जाएगी। स्पेस जंक के कई खतरे हैं, जैसे इन ऑर्बिट रिस्क। ऐसे खतरे ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट के कोलिजन से होते हैं या फिर डीकमीशन्ड स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट बॉडीज़ के कोलिजन से। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े मलबों का कोलिजन किसी ऑपरेशन स्पेसक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है और स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट बॉडीज़ के एक्सप्लोजन की वजह भी बन सकता है।
मिलीमीटर साइज के मलबे लोकल डैमेज कर सकते हैं या फिर ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट को डिसेबल कर सकते हैं। स्पेस जंक ग्राउंड पर भी गिरते हैं और इनसे भी कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। स्पेस जंक के ग्राउंड यानी ज़मीन पर गिरने की ज़्यादातर घटनाओं में कंपैरेटिवली छोटे पीसेज होते हैं जो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से बच जाते हैं। ज़्यादातर स्पेस जंक तो ओशंस में ही गिर जाता है, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को सीधे तौर पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन स्पेस जंक गिरने की कुछ घटनाएं काफ़ी चर्चित रही हैं। हाल ही में 25 टन के चाइनीज़ रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन में गिरा था। कॉलिजन से बचाव के लिए जो मैनूवर्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा महंगे साबित होते हैं। 2021 में रशिया ने ए-सैट टेस्ट किया था और इससे बने मलबे के खतरों से बचने के लिए ISS को मैनूवर्स करने पड़े। ऐसे मैनूवर्स काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि घंटों सुपरविज़न और ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए फ्यूल की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। ऐसे ऑपरेशंस के दौरान कई बार इलेक्ट्रॉनिक apparatus भी बंद हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ग्लोबली कई तरह के उपाय किए गए हैं। इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है जो कि स्पेस में मैन मेड और नेचुरल डिब्रिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन करती है। स्पेस जंक में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी भारत ने इसे रोकने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने स्पेस डिब्रिस को मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की है। इसके तहत डोमेस्टिक सर्विलांस सिस्टम डिब्रिस के स्टेटस पर इंफॉर्मेशन देगा, जिससे कि उसे फैलने से बचाया जा सके। मार्च 2023 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस डिब्रिस को रिड्यूस करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT1 की सक्सेसफुली री एंट्री कराई है। एक्टिव डिब्रिस रिमूवल के लिए इसरो रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देता रहता है। इसके अलावा इसरो ने स्पेस जंक की प्रॉब्लम से निपटने के लिए डायरेक्टरेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट का गठन किया है। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।